Hey viewers, this is my first video and it is about eicosanoids. Eicosanoids are lipids. These are prostaglandins and related compounds. They are locally acting hormones, that is, they are local hormones and have wide range of biochemical functions. The related compounds, these are basically prostaglandins and related compounds like prostacyclins, which is also called PGI, thromboxanes, which is called TXA, and leukotrienes. Prostaglandins were first discovered in human semen by Ulf von Euler in 1930. PGE and PGF were first isolated. मतलब PGE और PGF का आइसोलेशन सबसे पहले हुआ था. सबसे पहले जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स आइसोलेट किए थे वो PGE और PGF वाले थे. PGE को PGE इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ईथर में सोल्यूबल है, एंड PGF को ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि F इसलिए डालते हैं क्योंकि वो फॉस्फेट बफर में सोल्यूबल है. तो चलिए हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में सीखते हैं. प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक्चुअली एक फैटी एसिड, एक हाइपोथेटिकल फैटी एसिड. हाइपोथेटिकल का मतलब है कि एक इमेजिनरी जो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो उस फैटी एसिड का एक डेरिवेटिव है प्रोस्टाग्लैंडिन. सो वो कौन सा डेरिवेटिव है? प्रोस्टेनोइक एसिड. जैसे आपने सुना होगा एराकिडोनिक एसिड रहता है जिसमें 18-19 कार्बन्स रहते हैं इंक्लूडिंग द COH कार्बोक्सिल कार्बन. इसमें 20 कार्बन्स प्रेजेंट है. जैसे मैंने नंबरिंग किया है उस वे में नंबरिंग है, तो 20 कार्बन्स इसमें प्रेजेंट है. So we can say that prostaglandins, we can say क्या है ही, prostaglandins are derivatives of a hypothetical 20 carbon fatty acid, namely prostanoic acid, and hence they are called prostanoids. मतलब उसके derivatives. अब हम prostaglandins के synthesis के बारे में सीखेंगे. इन humans prostaglandins कैसे synthesize होते हैं. सो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसाइज होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन SCR. बिकॉज ये लिपिड्स हैं, ऑब्वियसली वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फॉर्म होंगे. जो RER होते हैं उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, तो ऑब्वियसली दे विल प्रोड्यूस प्रोटीन्स, नॉट लिपिड्स. सो सबसे बेसिक मॉलिक्यूल जो चाहिए रहता है प्रोस्टाग्लैंडिन बनाने का, कोई भी प्रोस्टाग्लैंडिन बनाने का, सबसे पहले हमें एराकिडोनिक एसिड चाहिए. उसका साइंटिफिक नेम ये है 5-8-11-14 एकोसे टेट्रानोइक एसिड. और जो पाथवे, जिस पाथवे में बनता है, उस पाथवे को बोलते हैं साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे. तो चलिए हम साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे के बारे में सीखते हैं. तो सबसे पहले फॉस्फोलिपिड्स जो रहते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड फॉस्फोलिपिड्स, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? एराकिडोनिक एसिड. दिस हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम फॉस्फोलाइपेज A2. और इस प्रोसेस में फॉस्फोलिपिड्स से लाइसोफॉस्फोलिपिड निकल जाता है और एराकिडोनिक एसिड बन जाता है. नाउ एराकिडोनिक एसिड विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम साइक्लोऑक्सीजनेस बनाता है प्रोस्टाग्लैंडिन G2. नाउ दिस प्रोस्टाग्लैंडिन G2 एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है? एराकिडोनिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड साइक्लाइजेशन हो रहा है. नाउ तो वो ऑक्सीडाइज और साइक्लाइज होके बनता है PgG2. नाउ दिस PgG2 इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम reduced glutathione dependent peroxidase. इस एंजाइम के प्रेजेंस में PgG2 PgH2 में बन जाता है और 2 GSH ये बन जाता है GSSG. नाउ PgH2 बन गया. दिस PgH2 is known as the immediate precursor of all the prostaglandins, of almost of the prostaglandins. So now PgH2 बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे प्रोस्टासाइक्लिन, PGF2 अल्फा, PGFE2, थ्रोम्बोक्सिन A2, और ये सब एंजाइम के प्रेजेंस में होता है. नाउ जो ये सब मैंने अब बताया है, माइनस का साइन देखें, ये इस पर नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं. मतलब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एराकिडोनिक एसिड के सिंथेसिस को ब्लॉक करता है. सो दिस हेल्प्स टू मेंटेन द होम्योस्टैसिस एंड टू मेंटेन द लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन आवर बॉडी. नाउ यहाँ पे एराकिडोनिक एसिड का जो ऑक्सीडेशन और साइक्लाइजेशन हो रहा है उसको भी इनहिबिट करने के लिए एस्पिरिन प्रेजेंट है, फिनाइल ब्यूटाजोन प्रेजेंट है, इंडोमेथासिन प्रेजेंट है, आइबुप्रोफेन प्रेजेंट है. इस प्रोसेस में जहाँ पे साइक्लोऑक्सीजनेस इन्वॉल्व हो रहा है, उस साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम को
एक सुसाइड एंजाइम भी बोलते हैं, क्योंकि जो ये एंजाइम है ये अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है व्हेन द बॉडी डज नॉट नीड एनी मोर प्रोस्टाग्लैंडिन. सो दिस एंजाइम इज केपेबल ऑफ अंडरगोइंग सेल्फ कैटलाइज्ड डिस्ट्रक्शन टू स्विच ऑफ पीजी सिंथेसिस. तो मतलब जब पीजी प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो साइक्लोऑक्सीजनेज अपने आप को ही डिस्ट्रक्ट कर लेता है एक कैटलाइज रिएक्शन से. नाउ वी लर्न अबाउट अदर इनहिबिटर्स ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस. तो यहाँ पे दो टाइप्स के ड्रग्स प्रेजेंट है जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं. एक तो स्टेरॉइडल, एक होते हैं नॉन स्टेरॉइडल. जो स्टेरॉइडल है उसमें मेनली रहता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. नाउ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के एग्जांपल है कॉर्टिसोल, हमने पढ़ा ही है. और नॉन स्टेरॉइडल में रिवर्सिबल ड्रग्स है और कुछ नॉन रिवर्सिबल ड्रग्स हैं. नाउ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इट इनहिबिट्स द एंजाइम फॉस्फोलाइपेज A2, जहाँ जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था ये एराकिडोनिक एसिड का फॉर्मेशन ही नहीं होने देता है. मतलब जो प्रिकर्सर है वही नहीं फॉर्म हो रहा है तो प्रोस्टाग्लैंडिन टोटली इनहिबिट हो गया. सो इट ब्लॉक्स एराकिडोनिक एसिड सिंथेसिस. नाउ नॉन स्टेरॉइडल, रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल. तो रिवर्सिबल में तीन ड्रग्स है, आपको उसके नाम याद करने होंगे. एक इंडोमेथासिन है, एक फिनाइल ब्यूटाजोन है और पैरासिटामोल है. नॉन रिवर्सिबल में एस्पिरिन आप याद करना है. तो ये जो एस्पिरिन है उसका जो मैकेनिज्म है किस वे में वो कर रहा है ऐसा है. एस्पिरिन एसिटाइलेट्स द सेरीन. सेरीन एक अमाइनो एसिड है ऑब्वियसली एट द एक्टिव साइट ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेस. मतलब जो साइक्लोऑक्सीजनेस है ऑब्वियसली वो एक एंजाइम है तो उसका एक एक्टिव साइट होगा ही. उस एक्टिव साइट पे एक सेरीन नाम का अमाइनो एसिड प्रेजेंट है. तो एस्पिरिन वहाँ पे जाके एसिटाइलेट कर देता है उस सेरीन को. सो इन दिस वे साइक्लोऑक्सीजनेस का एक्टिविटी लूज हो जाता है और प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस भी रुक जाता है. तो चलिए एक छोटा सा एक पॉइंट याद कर लेते हैं. डिग्रेडेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन. प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस तो हो गया, वो डिग्रेड कैसे होगा. तो जितने भी एकोसोनाइड्स है मतलब वही यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन और एकोसोनाइड्स को हम लोग इंटरचेंज करके यूज़ कर सकते हैं. आर मेटाबोलाइज वेरी रैपिडली. जैसे वो सिंथेसाइज होता है वो उसी प्लेस पे इनएक्टिव भी हो जाता है, डिग्रेड भी हो जाता है, बहुत कुछ हो सकता है. तो जितने भी है उनका मेटाबोलाइजेशन बहुत जल्दी हो जाता है, रैपिडली हो जाता है. नाउ डिग्रेडेशन, और जो उसका अगर डिग्रेडेशन हो रहा है तो मेनली वो लिवर में होगा. ऑब्वियसली लिवर बहुत फेमस है इसके लिए, डिग्रेडेशन के लिए. लंग्स में भी होता है, लिवर में भी होता है. तो ये दो ऑर्गन्स याद रखना. नाउ प्रोस्टाग्लैंडिन्स को लोकल हार्मोन बोलते हैं, बट उसमें और ट्रू हार्मोन्स में डिफरेंस क्या है. जो ट्रू हार्मोन्स हैं उसका प्रोडक्शन ऑब्वियसली एक स्पेशल सेल्स में होता है. ऑब्वियसली थायरॉक्सिन हर एक सेल से नहीं निकलता है, थायरॉक्सिन बस एक थायरॉयड ग्लैंड से निकलता है. लेकिन जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो ऑलमोस्ट हर एक सेल बॉडी के बनाते हैं और ये कभी स्टोर नहीं होते हैं. कुछ ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं कभी स्टोर नहीं होते हैं, वो वेरी रैपिडली मेटाबोलाइज हो जाते हैं. जबकि ट्रू हार्मोन्स जो है वो कभी कभी स्टोर्ड रहते हैं. फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमस के एंजाइम्स. नाउ वी लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन. तो प्रोस्टाग्लैंडिन का जो मैकेनिज्म है वो एक्चुअली अभी तक अच्छे से समझा नहीं गया है, बट जितना स्टडी हुआ है उसके हिसाब से ये समझ में आया है कि वो साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड्स में के लेवल में मीडिएशन करता है. फॉर एग्जांपल जो PGE है प्रोस्टाग्लैंडिन वो CAMP साइक्लिक AMP को बढ़ा देता है, वाइल PGF जो है वो साइक्लिक GMP को बढ़ा देता है. सो ऐसा कोई ऐसा वे है जिस वे में इन लोगों ये दोनों समाओ साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड्स जो है उनको उनका लेवल चेंज करके अपना एक्टिविटी को बढ़ाता है. उसका एक्चुअल स्टडी अभी तक हुआ नहीं है, बट ऑब्वियसली हो जाएगा. जैसा हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में सुना था कि प्रोस्टाग्लैंडिन के काफ़ी सारे बायोकेमिकल फंक्शंस हैं. नाउ वी विल वन बाय वन टेक अ लुक ऑन टू ऑल दोज फंक्शंस. फर्स्ट है कि रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर. तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो ब्लड प्रेशर को काफ़ी अच्छे से रेगुलेट करता है. फॉर एग्जांपल PGA जो है, PGI2 मतलब प्रोस्टासाइक्लिन. PGA, PGI2, PGE आर वेसोडाइलेटर्स. वेसोडाइलेटर्स क्या करते हैं, वो वेसो का डायलेशन मतलब रेडियस बढ़ा देंगे आर्टरीज़ का, तो उसके वजह से ब्लड फ्लो बढ़ जाता है. अकॉर्डिंग टू हीमोडायनामिक्स ब्लड फ्लो बढ़ जाने से और वेसोडाइलेशन बढ़ जाने से क्या होगा कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. पेरिफेरल रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है ब्लड प्रेशर को.
तो अगर पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो ब्लड प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है। तो वी कैन लर्न फ्रॉम दिस कि पीजी जो है प्रोस्टाग्लैंडिन जो है रिड्यूस कर देता है ब्लड प्रेशर को, हेंस दे आर हेल्पफुल इन ट्रीटिंग हाइपरटेंशन। नाउ इन्फ्लेमेशन, जैसा अभी हमने देखा PGE1 और PGE2 इंड्यूस द सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन ड्यू टू आर्टीरियोलर वेसोडाइलेशन हो रहा है, जिसके वजह से ज़्यादा से ज़्यादा WBC उस साइट ऑफ इंजरी नहीं, साइट ऑफ इन्फेक्शन पे जाएंगे, जिसके वजह से क्या होगा कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। दैट्स वाई इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस कॉज करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ वेसोडाइलेशन। नाउ इन्फ्लेमेशन होने के बाद अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो गया है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर यूज्ड टू ट्रीट द इन्फ्लेमेशंस। नाउ इट इन्फ्लुएंस द इम्यून सिस्टम। मैक्रोफेजेस जो रहते हैं, मैक्रोफेज एक टाइप का एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, जैसा हमने इम्यूनिटी चैप्टर में देखा होगा। मैक्रोफेजेस सिक्रीट PGE विच डिक्रीजेज द इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ B and T लिम्फोसाइट्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसकी वजह से कि ऑटो इम्यून डिजीजेज इनहिबिट हो जाते हैं नॉर्मली केसेस में। तो मैक्रोफेजेस एक्चुअली हेल्प भी करता है, स्टिमुलेट करता है हेल्पर टी सेल्स को इम्यूनोलॉजिकल पूरा रिएक्शन को बढ़ाने में, बट जब बहुत ज़्यादा हो रहा है तब वो PGE सिक्रीट करके उनको कम कर देता है। नाउ प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड थ्रोम्बोसिस, हमें पता है कि हीमोस्टैसिस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जो थ्रोम्बोक्सिन A2 है वो प्लेटलेट्स निकालता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट का एग्रीगेशन होता है। नाउ PGI2 प्रोस्टासाइक्लिन इनहिबिट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को, वाइल थ्रोम्बोक्सिन एंड PGE1 प्रोमोट प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो ये दोनों से क्या हो रहा है कि क्लॉट फॉर्मेशन होगा, ब्लड रुक जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा क्लॉट बन रहा है, फॉर एग्जांपल थ्रोम्बस हो गया, मतलब एक थ्रोम्बस इन द सेंस एक ब्लड क्लॉट जो कि घूमते जा रहा है ब्लड वेसल्स में, वो जो थ्रोम्बस है वो कहीं पे भी जाके अटक सकता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो जो PGI2 है वो उसमें हेल्प करता है कि वो जो थ्रोम्बस है उसको वो डिसॉल्व करने की कोशिश करता है। तो दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन, PGE जो है वो इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन को, मतलब जब HCl का सिक्रीशन को वो कम करने लगेगा एसिडिटी के केसेस में PG, लेकिन उसके वजह से वो पैनक्रियाटिक सिक्रीशन भी वो बढ़ा देता है और मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन बढ़ जाता है। अगर मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन बढ़ रहा है उसके वजह से एब्जॉर्प्शन जल्दी नहीं हो पाए, एब्जॉर्प्शन बहुत कम समय के लिए होगा और फिर डायरिया हो जाएगा क्योंकि वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया। नाउ इफेक्ट ऑन रीनल फंक्शंस, द प्रोस्टाग्लैंडिन्स इंक्रीजेज द GFR, एक्सक्रीशन ऑफ Na प्लस एंड K प्लस भी इंक्रीज कर देता है। अगर GFR बढ़ रहा है ऑब्वियसली यूरिन आउटपुट भी बढ़ जाएगा। पेन एंड फीवर, जो पायरोजेंस का मतलब है फीवर कॉजिंग एंटीजेंस, वो अगर हमारे बॉडी में घुसते हैं और ऑब्वियसली प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज करते हैं, उसके वजह से क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ PGE2 इन हाइपोथैलेमस हो जाता है। अभी हाइपोथैलेमस में PGE2 घुस रहा है, उसके वजह से हाइपोथैलेमस क्या है, अपना टेम्परेचर रेगुलेटरी सिस्टम है, ऑर्गन है, तो उसके वजह से उसमें थोड़े प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और टेम्परेचर रेगुलेशन थोड़ा ख़राब हो जाता है, उसके वजह से फीवर आता है। PGE2 अलॉन्ग विथ ब्रैडिकाइनिन एंड हिस्टामिन कॉजेज पेन एंड माइग्रेन। तो इन सब केसेस में हम लोग एस्पिरिन और जो पुराने हमने ड्रग्स देखे जो कि अवॉइड करते हैं वो सब, जैसे इंडोमेथासिन, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, ये सब हम यूज़ करके इन सबको सप्रेस कर सकते हैं। नो रिप्रोडक्शन में तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काफ़ी ज़्यादा रोल है, फिर भी PGE2 और PGF2 आर यूज्ड फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड इंडक्शन ऑफ लेबर रेस्पेक्टिवली। ये सब याद करके हमें रखना है क्योंकि इस पे MCQs आ सकते हैं हमें। इफेक्ट्स ऑन रेस्पिरेटरी फंक्शंस, PGE जो है वो ब्रोंकोडायलेटर है, PGF जो है वो ब्रोंको कंस्ट्रक्टर है। बेसिकली वो स्मूथ मसल्स जो प्रेजेंट रहते हैं उनका कंस्ट्रक्शन और डायलेशन कर रहा है, कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन कर रहे हैं, हेंस दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एस्मा। PGE1 और PGE2 क्योंकि वो ब्रोंकोडायलेटर है। एस्मा में क्या हो जाता है, एक्चुअली बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहेगा, इसको अस्थमा लिखते हैं बट बोलते हैं एस्मा, सो मैं एस्मा बोलूँगा, आप भी सीख जाओ बोलना। तो ये सिंस दे आर ब्रोंकोडायलेटर दे विल ओपन अप द ब्रोंक्यूल्स एंड दस एयर पैसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ना मेटाबॉलिज्म, द प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सब याद कर लेना हमें जल्दी से जल्दी क्योंकि इन सब पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
increases the glycogen formation, decreases lipolysis, promotes calcium metabolization, calcium mobilization from the bone. मतलब जो कैल्शियम जब स्टोर है बोन के फॉर्म में वो उसका मोबिलाइजेशन कर देता है, मतलब ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ा देता है. अगर ओवर प्रोडक्शन हो रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन्स का तो ऑब्वियसली पेन होगा, फीवर होगा, नौशिया होगा, वॉमिटिंग होगा और इन्फ्लेमेशन होगा. तो चलिए एकोसोनाइट्स का लास्ट जो टॉपिक है ल्यूकोट्राइन्स. ल्यूकोट्राइन्स भी एक टाइप के एकोसोनाइट्स हैं, वो उनके बारे में अब हम सीखते हैं. दे आर सिंथेसाइज्ड बाय ल्यूकोसाइट्स, मास्ट सेल्स, लंग्स, हार्ट एंड स्प्लीन. पाथवे ऑफ सिंथेसिस लाइपोऑक्सीजनेज. वहाँ क्या था? साइक्लोऑक्सीजनेज. ये क्या है? लाइपोऑक्सीजनेज. प्रिकर्सर इसमें भी एराकिडोनिक एसिड है. एक्चुअली इसमें प्रिकर्सर दूसरे भी होते हैं, बट जो 4 सीरीज़ जो है इसमें ल्यूकोट्राइन 4 सीरीज़ है, 5 सीरीज़ है, एट्सेट्रा. 4 सीरीज़ है, उसके लिए एराकिडोनिक एसिड चाहिए रहते हैं. तो ये पूरा स्टेप है. एराकिडोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ 5 लाइपोऑक्सीजनेज गिव्स 5 HPETE. इसका फुल फॉर्म है 5 हाइड्रोपेरोक्सी एकोसेट टेट्रानोइक एसिड, सॉरी टेट्रानोइक एसिड. इसमें H2 निकल गया जिसकी वजह से ल्यूकोट्राइन A4 बना. नाउ ल्यूकोट्राइन A4 ल्यूकोट्राइन B4 बनाता है और इट ऑल्सो फॉर्म्स ल्यूकोट्राइन C4 इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज, जिसमें ग्लूटाथायोन ऐड हो रहा है. नाउ ल्यूकोट्राइन C4 जो है D4 बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज और ग्लूटामेट निकल जाता है. ये सब याद करना होगा हमें, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, हमें सिंपली इसे याद करना होगा. नाउ D4 जो है E4 बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइपेप्टिडेज, ग्लाइसिन निकल गया. सो ये है सिंथेसिस ऑफ ल्यूकोट्राइन्स. नाउ ल्यूकोट्राइन्स कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन भी करता है, वेसो कंस्ट्रक्शन भी करता है, एडिशन ऑफ WBCs भी करता है, रिलीज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स भी करता है. मतलब कि जब एनाफाइलैक्सिस रहेगा, एलर्जी रहेंगे, तब ये बहुत एक्सेलरेटेड वे में रिएक्ट करेगा, जिसकी वजह से काफ़ी सारे हमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. जैसे ल्यूकोट्राइन्स आर कंपोनेंट्स ऑफ स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ऑफ एनाफाइलैक्सिस. तो एनाफाइलैक्सिस जैसे मैंने बोला बहुत वायलेंट और फेटल एलर्जिक रिएक्शन है, तो उससे SRS ही निकलता है. SRS मतलब स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ऑफ एनाफाइलैक्सिस. तो ल्यूकोट्राइन्स उसके कंपोनेंट रहते हैं which is released after immunological challenge. SRSA is 100 to 1000 times more potent than histamine or PG. मतलब वो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं in its action of stimulation of allergic reaction. Hence, leukotrienes are involved in asthma, inflammatory reactions, hypersensitivity and heart attacks. ये सब केसेस में जब बढ़ जाता है ल्यूकोट्राइन्स तो ये सब केसेस बहुत ज़्यादा पॉसिबल हैं होना. नाउ डाइट्री, अगर हम मरीन लिपिड्स जो हैं वो अगर हम ज़्यादा खाएं, मरीन लिपिड्स में ऑब्वियसली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रहता है, तो उसमें से एक फैटी एसिड है EPA 5, 8, 11, 14, 17 एकोसेपेंटेनोइक एसिड. इट इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ ल्यूकोट्राइन 5 सीरीज़. जैसा हमने बताया वहाँ पे 4 सीरीज़ का क्या है एराकिडोनिक एसिड है प्रिकर्सर, यहाँ पे प्रिकर्सर है EPA एकोसेपेंटेनोइक एसिड, which are much lower in their activity than LT4 series. Further, EPA inhibits formation of TXA2, decreases plasma cholesterol and triacylglycerols. Thus, all these factors are responsible for low incidence of coronary heart disease. तो इसका मतलब ये है कि अगर हम मरीन लिपिड्स लें जिसमें कि EPA का कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो हमारे बॉडी में ल्यूकोट्राइन 5 सीरीज़ होगा और 4 सीरीज़ का कम हो जाएगा सिंथेसिस. तो उसका फ़ायदा ये रहेगा कि ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होंगे. 4 के जैसे हमने प्रॉब्लम्स देखे कि बहुत ज़ोर से अटैक करता है, यहाँ पे ज़ोर से अटैक नहीं करेगा और 10 कोरोनरी हार्ट डिसीजेस के केसेस कम हो जाएंगे. दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज इट डिक्रीजेज द प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइसाइक्लिसरॉल लेवल्स. ऑल्सो इट इनहिबिट्स फॉर्मेशन ऑफ TXA2. जब TXA2 बनेगा तो प्लेटलेट का ये होगा एग्रीगेशन होगा, थ्रोम्बस बनेगा और जिसकी वजह से कोरोनरी हार्ट डिजीजेस हो सकते हैं. तो ये उसको प्रिवेंट कर रहा है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है. दस वी शुड ईट मरीन लिपिड्स मोर ऑफन. जो वेजिटेरियन है अब क्या कर सकते हैं. चलो बाय. दिस वॉज द फर्स्ट वीडियो एंड इट वॉज रियली गुड शूटिंग. सो बाय बाय.